हेलो दोस्तों, मूवी कैप्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको द मिडनाइट स्काई शीर्षक से 2020 की एक ड्रामा फैंटेसी स्काई 5 फिल्म दिखाऊंगा। ऑगस्टाइन एक लाइलाज बीमारी से ग्रसित एक वृद्ध व्यक्ति मानव जीवन को बनाए रखने में सक्षम एक अन्य ग्रह को खोजने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा उपक्रमों पर नजर रखने के लिए पृथ्वी पर एक वैधशाला में पीछे रह जाता है, जबकि द्वीप पर बाकी सभी को खाली करा दिया जाता है। वह वैधशाला में अकेला रहता है, सोता है, शराब पीता है और स्वयं भोजन करता है। वह खुद को खून चढ़ाते हैं और दिन भर दवा लेते हैं। दशकों पहले ऑगस्टाइन ब्रह्मांड में सैकड़ों ग्रहों के बारे में व्याख्यान दे रहे थे जो संभावित रूप से जीवन का समर्थन कर सकते थे, जैसे कि K23। आफ्टर पार्टी के दौरान एक महिला उसके पास फ्लर्ट करने के लिए आती है। वे साथ कुछ ड्रिंक पीते हैं और वह उससे उस किताब की वैधता के बारे में सवाल करती है जिसे उसने अभी K23 के बारे में प्रकाशित किया था। ऑगस्टाइन वर्तमान समय में जागता है और कंप्यूटर के माध्यम से देखना शुरू करता है कि कौन से मिशन अभी भी सक्रिय हैं। उनमें से अधिकांश निष्क्रिय हैं, लेकिन उनकी नजर जरूर लग जाती है। ऐसा लगता है कि एथर आखिरी मिशन बचा हुआ है और ऑगस्टाइन चालक दल की तस्वीरों को देखता है। वह एक ऐसी महिला की तस्वीर देखता है जिसे वह पहचानता है और उनसे संपर्क करने का प्रयास करने का फैसला करता है। फोटो में दिख रही महिला सुली एथर पर 5 लोगों के दल का हिस्सा है और वह संचार की प्रभारी है। K23 पर फंसे होने के बारे में उसे एक दुस्वप्न है। वह गर्भवती है, विशेष रूप से उसके बच्चे के पिता कैप्टन एडे के साथ उसके मधुर संबंध हैं। जब सुली अपने ऑपरेटिंग रूम में जाती है तो उसे एक अजीब संकेत मिलता है कि वह जगह नहीं ले सकती और बाकी क्रू को अलर्ट करती है। पृथ्वी पर वापस ऑगस्टाइन अपनी सामान्य दिनचर्या के बारे में तब तक चला जाता है जब तक कि वैधशाला में आग का अलार्म बजना शुरू नहीं हो जाता। वह इसे वापस रसोई में ले जाता है जहां वह इसे बुझा देता है और थकावट के चलते फर्श पर गिर जाता है। अपने नए सुविधाजनक स्थान से वह एक छोटी लड़की को सिंक के नीचे झुकते हुए देखता है। वह भयभीत है कि उसे पीछे छोड़ दिया गया है। ऑगस्टाइन छोटी लड़की को रिपोर्ट करने के लिए रेडियो पर किसी से संपर्क करने की सख्त कोशिश करता है, लेकिन वह किसी से भी संपर्क करने में असमर्थ है। ऑगस्टाइन को पता चलता है कि छोटी लड़की भंडारण इकाई में कहां सो रही है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उसकी देखभाल करने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन वह बोलने में असमर्थ या अनिच्छुक लगती है। ऑगस्टाइन छोटी लड़की के लिए रात का खाना बनाती है और बाद में वह उसके साथ एक फूल का चित्र बनाती है। आइरिस महसूस करता है कि उसे बताने की कोशिश कर रही है कि उसका क्या नाम है। ऑगस्टाइन फिर से एथर के संपर्क बनाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी असमर्थ रहता है। आइरिस उसके साथ अपने कमरे में सोने की कोशिश करता है, लेकिन ऑगस्टाइन उसे एक पड़ोस के कमरे में भेज देता है। आधी रात में वह ऑगस्टाइन के कमरे में वापस आती है और अपने लिए कोने में एक छोटा सा घोंसला बनाती है और फर्श पर सो जाती है। एथर को संचार में भी समस्या हो रही है। वे किसी अन्य जहाज या पृथ्वी पर किसी से भी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वे K23 पर अपने अभियान से इस खोज के साथ लौट रहे हैं कि ग्रह मानव जीवन को बनाए रख सकता है। आइरिस ऑगस्टाइन को अपना रक्तदान करते देखता है और उसके बगल वाली कुर्सी पर लेट जाता है। वैधशाला की छत से ऊपर देखता और उनके ऊपर के तारों को देखता। दशकों पहले एक युवा ऑगस्टाइन अपने अध्ययन में काम कर रहा था जब पार्टी की वही महिला उसे कॉल का जवाब नहीं देने के लिए डांटती थी। वह काम करने के उसके बहाने से असंतुष्ट है और उसे यह बताने के लिए झूठ बोलती है कि वह गर्भवती नहीं है। वह उसे बताती है कि वह अपने काम में इतना व्यस्त है कि वह अपना जीवन बर्बाद कर रहा है और उन लोगों की उपेक्षा कर रहा है जो उसकी परवाह करते हैं। वर्तमान दिन ऑगस्टाइन अपने संचार के नियंत्रण में एंटीना की जांच करने के लिए बाहर जाता है और बर्फ में दर्जनों गिरे हुए मरते हुए पक्षियों को पाता है। वह इसे एक संकेत के रूप में पहचानता है कि खराब हवा पहले से ही वैधशाला में पहुंच चुकी है, जितनी जल्दी होनी चाहिए थी। उन्हें पता चलता है कि उनके पास वैधशाला में जो एंटीना है वह एथर से संपर्क करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है, लेकिन झील हेजेन में जो पहले एक मौसम स्टेशन था काफी मजबूत है। वह आइरिस को बताता है कि उन्हें न केवल अतिक्रमण करने वाली खराब हवा से दूर होने के लिए बल्कि बहुत देर से पहले एथर से संपर्क करने की उनकी एकमात्र आशा के रूप में हेजेन झील तक अपना रास्ता बनाना होगा। ऑगस्टाइन खुद को भारी कपड़ों की कई परतों में तैयार करता है और आइरिस के लिए भी ऐसा ही करता है। उसे काले चश्मे और एक श्वास उपकरण प्रदान करता है जिसे वह किसी भी कारण से कभी नहीं उतारने के लिए कहता है। वे वैधशाला से वह सब पैक करते हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और उसे जेट स्की पर लोड करते हैं। वे वैधशाला से उड़ान भरते हैं और बर्फीले टुंड्रा में हेजेन झील की ओर बढ़ते हैं।
एथर पर चालक दल अपने प्रियजनों के होलोग्राम में भाग लेकर या त्रि-आयामी वीडियो गेम खेलकर और एक दूसरे के साथ ताश खेलकर अपना समय व्यतीत करते हैं। एक अलार्म बजता है, शांति को बाधित करता है और चालक दल को सचेत करता है कि उनका जहाज रास्ते से हट गया है। वे K-23 से आने वाले सिग्नल का उपयोग करके अपने सटीक स्थान और पृथ्वी पर वापस जाने का मार्ग निर्धारित करने में सक्षम हैं, लेकिन घर वापस आने के लिए उनका नया मार्ग उन्हें अज्ञात क्षेत्र से ले जाएगा। ऑगस्टाइन और आइरिस वो रात बर्फ के एक तंबू में बिताते हैं। अपनी यात्रा के दौरान अगले दिन उन्हें एक क्षतिग्रस्त विमान के खंडहर दिखाई देते हैं। एक बार जब ऑगस्टाइन एक मृत लड़के को बाहर की सीटों में से एक में देखता है तो वह आइरिस को वहीं रहने के लिए कहता है, जबकि वह बाकी मलबे की जांच करता है। अंदर वह ज्यादातर मलबा पाता है, लेकिन जैसे ही वह वापस आकर निकलना शुरू करता है, एक मरता हुआ आदमी उसका पैर पकड़ लेता है। वह आदमी बुरी तरह से घायल हो गया और उसे बचाने के लिए ऑगस्टाइन से भीख मांगता है। बाहर आइरिस की जिज्ञासा उसे सबसे अच्छी लगती है और वह शरीर पर एक नजर डालती है। वह चौंक जाती है और बाकी विमान में ऑगस्टाइन के साथ रहने जाती है, लेकिन वह उसे वापस बाहर निकाल देता है। ऑगस्टाइन ने उस व्यक्ति को विमान में गोली मार दी, जैसा उसने उसे करने के लिए कहा था। उसे उसके दुख से बाहर निकाल दिया। ऑगस्टाइन के पास पार्टी में महिला को अपनी बेटी को ले जाते हुए देखने का एक फ्लैशबैक है, जिससे उसे कभी मिलने का अवसर नहीं मिला था। एथर माया सूली के गर्भवती पेट का अल्ट्रासाउंड करती है और उसे बताती है कि उसे एक लड़की होने वाली है। वह बाकी क्रू को सूचित करती है और वे तुरंत नाम बताने की कोशिश करने लगते हैं। जेटस्की पर यात्रा करते समय आइरिस को दूरी में एक बंकर दिखाई देता है और वे उसके लिए अपना रास्ता बनाते हैं। ऑगस्टाइन इसकी जांच करता है और तय करता है कि यह रात भर ठहरने के लिए एक अच्छी जगह होगी या नहीं। वह उनके उपकरण सेट करता है और जेटस्की को बाहर छोड़ देता है। ऑगस्टाइन आइरिस को एक महिला का चित्र बनाते देखता है और वह कहता है कि वह उसे पहचानता है। वह आइरिस को उसके बारे में याद रखने वाली सभी अद्भुत बातें बताता है और आइरिस पहली बार बोलती है। उससे पूछती है कि क्या वह उससे प्यार करता है। उस रात पिघलती बर्फ में डूबते ही बंकर में बाढ़ आने लगती है। ऑगस्टाइन आइरिस को बंकर से बाहर निकालता है और उसे दौड़ने के लिए कहता है, जबकि वह जितना संभव हो उतना सामान इकट्ठा करने की कोशिश करता है। वह समय पर बंकर से बच निकलता है और जेटस्की पर सवार होने की कोशिश करता है, लेकिन वह बर्फ के नीचे डूब जाता है। वह इसके पीछे तैरने की कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत तेजी से डूबता है और वह लगभग हवा से बाहर हो जाता है। वह वापस बर्फ से बाहर निकलता है और आइरिस के साथ गर्म हो जाता है। वे बिना किसी आपूर्ति के पैदल और हेजेन झील तक अपनी बाकी यात्रा करने के लिए मजबूर होंगे। बाद में ऑगस्टाइन आइरिस को अपना अंतिम भोजन देता है। वह चिंतित लगती है, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है कि हेजेन झील में खाने के लिए बहुत कुछ होगा। वे एक बर्फीले तूफान के माध्यम से पैदल अपना रास्ता बनाते हैं। मुश्किल से 2 फीट अपने सामने देख पाते हैं। बर्फ के माध्यम से ऑगस्टाइन भेड़ियों को उनकी परिक्रमा करते हुए देखता है और वह अपनी बंदूक से उन पर गोली चलाता है। अराजकता में वह आइरिस का ट्रैक खो देता है और वह उसे बुलाता है, लेकिन वह बात नहीं करती है। कुछ देर खोजने के बाद वह हार मान लेता है और बर्फ में लेट जाता है। वह अपने ऊपर खड़ी पार्टी की महिला की दृष्टि देखता है और अंततः उसे पता चलता है कि यह आइरिस है। वह उसे अपनी बाहों में लेता है, आभारी है कि उसने उसे पाया। अगले दिन वे सफलतापूर्वक हेजेन झील पहुंचे और तुरंत कोशिश करने के लिए काम पर लग गए। एथर से संपर्क करने के लिए सूली ऑगस्टाइन का संकेत प्राप्त करने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। एथर से संपर्क करने के लिए सूली उसे बताता है कि नासा को नहीं पकड़ पाए हैं और उससे पूछते हैं कि पृथ्वी को क्या हुआ है। जैसे ही वो समझाने की कोशिश करता है, उनका सिग्नल खराब हो जाता है और सूली उसे समझ नहीं पाती है। वह सिग्नल खो देती है और अलार्म बजने लगता है। एथर अब अपने मार्ग के अज्ञात खंड से यात्रा कर रहा है और जहाज पर क्षुद्र ग्रहों के साथ पथराव किया जा रहा है। जहाज को गंभीर क्षति हुई है और उनके संचार उपकरण पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। चालक दल जहाज को हुए नुकसान का आकलन करता है और तय करता है कि उन्हें अपनी संचार प्रणालियों के हिस्से का पुनर्निर्माण करना होगा और इसकी मरम्मत के लिए जहाज के बाहर जाना होगा। माया सूली और एडे सैर कर रहे होंगे। अंतरिक्ष में रहते हुए माया का यह पहला जहाज होगा। माया बेहद घबराई हुई है और बाहर कदम रखने से पहले कई बार उछल पड़ती है। एक बार जहाज के बाहर सब कुछ ठीक चल रहा प्रतीत होता है। वे संचार प्रणाली की आवश्यक मरम्मत करते हैं और वापस अंदर जाने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि वे इसे बना पाते, जहाज पर फिर से क्षुद्र ग्रहों द्वारा हमला किया जाता है। एक बार जब वे कम हो जाते हैं तो चालक दल सुनिश्चित करता है कि हर कोई ठीक है। माया हिल जाती है, लेकिन अंत में ठीक हो जाती है। लेकिन जैसे ही वह वापस अंदर आती है, उसने देखा कि उसके सूट से और उसके हेलमेट से खून की बूंदें तैर रही हैं। एडी और सूली उसे वापस जहाज के अंदर ले जाते हैं और मिशेल मेड किट के साथ उसके पास आती है। वे माया का हेलमेट उतार देते हैं और जैसे ही वे करते हैं, उनके सूट से और जहाज से बड़ी मात्रा में खून बहता है।
माया घबराने लगती है, यह कहते हुए कि बहुत अधिक खून है, और एड और मिशेल उसके घावों को ठीक करने के लिए काम करते हैं, जबकि सूली माया को शांत रखने की कोशिश करती है। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद चालक दल क्षुद्र ग्रहों द्वारा मारा जा रहा जहाज से मलबे से बने घाव को बंद करने में असमर्थ हैं और माया मर जाती है। चालक दल अपने नुकसान का शोक मानता है, लेकिन जल्द ही विचलित हो जाता है। जब वे पृथ्वी की झलक देखते हैं, वे यह देखकर भयभीत हैं कि यह बेजान और विकिरण से आच्छादित है। एथर ऑगस्टाइन के संपर्क में वापस आ जाता है और वह बताता है कि वे पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाएंगे। वह उन्हें बताता है कि वह अकेला बचा है और बाकी सभी को निकाल लिया गया है। वह उन्हें बताता है कि कोई अन्य सक्रिय मशीन नहीं है और वे केवल एक ही बचे हैं। चालक दल तबाह हो गया है कि वह घर नहीं लौट पाएंगे और जहाज छोड़ने का उनका एकमात्र विकल्प K-23 पर वापस जाना और अपना रास्ता बनाना है। टॉम यह स्पष्ट करता है कि वह K-23 में वापस नहीं जा रहा है और उसे यह पता लगाना है कि उसके परिवार के साथ क्या हुआ। वह एडी से एक रीएंट्री पॉड को वापस पृथ्वी पर ले जाने की अनुमति मांगता है ताकि वह अपनी पत्नी और बच्चों को खोजने की कोशिश कर सके, और एडी उसे अनुमति देता है। जैसे ही टॉम पृथ्वी पर वापस अपनी यात्रा के लिए तैयार होता है, मिशेल उसे अपनी बेटी के बारे में बताता है जो 4 साल की उम्र में मर गई थी, और अगर वह अभी भी जीवित होती तो वह माया के समान उम्र की कैसे होती। मिशेल पूछता है कि क्या वह टॉम के साथ पृथ्वी पर वापस जा सकता है ताकि वह माया के शरीर को वापस कर सके, और टॉम सहमत हो गया। मिशेल और टॉम सूली और एडी को अलविदा कहते हैं और रीएंट्री पॉड को वापस पृथ्वी पर ले जाते हैं। चालक दल में सभी के साथ क्या हुआ है और वे K-23 में लौटने की योजना बना रहे हैं, इस पर उसे अपडेट करने के लिए सूली ऑगस्टाइन तक पहुंचती है। सूली ऑगस्टाइन को बताती है कि वह हमेशा उसके काम की बहुत बड़ी प्रशंसक रही है और निराश है कि वह उससे कभी नहीं मिल पाएगी। वह उससे उसका नाम पूछता है और वह उसे बताती है कि उसका नाम आइरिस है। ऑगस्टाइन ने उसे K-23 का वर्णन करने के लिए कहा और जैसा कि वह करती है, वह उसे यह नहीं बताने का फैसला करता है कि वह उसका पिता है जिससे वह कभी नहीं मिली। ऑगस्टाइन जिस छोटी लड़की को देख रही थी वह हर समय एक मतिभ्रम थी। एथर एक संचार ब्लैकआउट क्षेत्र में प्रवेश करता है और वे सिग्नल खो देते हैं। एडी और सूली आखिरी लोग बचे हैं और वे सभ्यता के संभावित पुनर्निर्माण के लिए K-23 पर वापस जाते हैं।